नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास कारपत्रक 66। तिथि 12/1/2022। विषय विज्ञान। विद्यार्थी का नाम। जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये वर्कशीट कैसे और कैसे आ रही है थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस से ही है, जैसे मैंने पिछली बार दिखाई दिया था, लेकिन मैं वर्कशीट 64 से लिंक करना चाहता हूँ। 64 से जीव जनन कैसे करते हैं ये आपका सिलेबस में इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, तो इस वाले में आपको लैंगिक जनन अलैंगिक जनन बता दें कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद जो 64 के बाद वर्कशीट 65 आई थी, वर्कशीट जो 65 है लैंगिक जनन आया था। ठीक है, अलैंगिक जनन देखो दो थे पहले आपके, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन। तो इन्होंने पहले लैंगिक जनन समझाना पहले सही समझा। अलैंगिक जनन विखंडन मुकुलन पुरोद्भव खंडन कायकी विचांड समाघन। ठीक है, विजांड समासंग। तो इसके बाद क्या है आपका कि विखंडन तो हमने यहीं पढ़ लिया था। मुकुलन मुकुलन विखंडन में दो थे, और मुकुलन जो था मुकुलन हमने यहाँ पढ़ लिया था। पुनरुद्भव पुनरुद्भव भी कहाँ चला गया, पुनरुद्भव नहीं पढ़ा था हमने। खंडन, हाँ खंडन पढ़ लिया। कैसे कैसे दे रहे हैं यार। इस वर्कशीट में हमने ये वाला किया है, मुकुलन किया है, ठीक है, और खंडन किया है। ठीक है, पुनरुद्भव नहीं किया था, ये छूट गया था। तो ठीक है, जो पुनरुद्भव है वो वाले इस वाले वर्कशीट में आ जाएगा। ठीक है, वर्कशीट 66 में चला गया, काय की विधि 66 में, और विचारण समासंग ही इसमें नहीं है। विचारण समासंग यही है। अब देखें तो 1 2 3 4 5 6 और विचारण समासंग। अच्छा ये रहा 66। चलो इस वाले वर्कशीट में लेके सारे आपके अलैंगिक जनन करा दिए गए, सारे टॉपिक समझ रहे हो। उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। पुनः उद्भव ये तो शॉर्ट में दिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो इसके असली चित्र एनसीईआरटी में यहाँ दिया गया है। ठीक है, पुनः उद्भव में जो एक जीव है जो टूट के 3 हिस्सों में बदल जाता है, और तीनों जो जीव होते हैं और अपने आप को ही एक पूर्ण जीव में बना लेते हैं, पूर्ण जीवित का निर्माण कर देता है, यह पुनरुद्भव कहलाता है। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ, सारा फटाक से खत्म हो जाएगा। बीजाणु समासंग। अब देखो ये देखो इनका समझ में नहीं आ रहा, जो एनसीईआरटी में मतलब थोड़ा से नए करने के चक्कर में देखो क्या कर रहे हैं। मुकुलन अब है, पुनर्उद्भव के बाद मुकुलन अब है, पुनर्जन्म मुकुलन, इसके बाद काय की प्रवर्धन। ठीक है, अब लास्ट में आपका एनसीईआरटी बुक है ये, लास्ट में आपका बीजाणु समासंग दिया गया है, लेकिन नहीं ये आगे पीछे करके मुझे समझ में आ रहा है इनको क्या नया मिल जाएगा। भाई पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है तो कुछ नया करके देना है, तो नए चक्कर में ये दे रहे हैं। तो विजाण समासंग में क्या होता है, यहाँ पे इसके जो एक आपको ये दिखाई दे रहा है ना गुच्छा सा, यही आपकी बीजाणु धानी होती है। ठीक है, यहाँ देखें गुच्छे बीजाणु धानी में जिसमें कुछ विशेष कोशिका अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, इस पे राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है, नम सतह के संपर्क में आने पर वृद्धि करती है। तो इसका मोस्टली चित्र बनाने के लिए आ जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद तीसरे पे काय की प्रवर्धन। काय की प्रवर्धन में देखो इनका कैसे कैसे खत्म हो गया, कलरफुल नहीं ले रहे हैं प्यारे बच्चों। कायिक प्रवर्धन देखो यहाँ पे आपका है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज पे 145 पे चले जाओगे तो मिल जाएगा, और डिटेल्स में बस ये है जो पौधे बीज नहीं बना सकते यार, जो बीज नहीं बना सकते तो वो अपने पत्तियों से ही नए नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। इसमें बस कायिक प्रवर्धन में ही है। हाँ, लेकिन कई बार ये संतरों में भी हो जाता है। ठीक है, जैसे गुलाब में, गन्ना में, केले की खेती करने में इसका काफी महत्वपूर्ण योग रहता है। ठीक है, देख काय की प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधे में अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे कुछ पौधे में उगाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अब इनको ये देखो, अब उसी वर्कशीट में अगर ये पांचों खत्म करा ले तो क्या चला जाता। अब इन्होंने दे दिया पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब कहाँ गई वर्कशीट, समझाना है ना। अब ये देखो ये रहा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अभी पादपों के अंदर पढ़ रहे थे, वो खत्म हो गए। अब पादपों के अंदर ही लैंगिक जनन आ रहे हैं, पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन की ये 6 विधियां थी, 6 विधियां खत्म हो गई। उसके बाद ये चल रहा है, उसके बाद क्या, इस प्रक्रिया में युग्मों के निर्माण की आवश्यकता होती है, मतलब जोड़े होने चाहिए। हाँ भैया, जोड़े होने चाहिए। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि गुणगणित संख्या हो जाती है, और जब में युग्मक एक साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं तो पूरे जीव का निर्माण करता है। तो द्विगणितीय संख्या जोड़ों की गुणसूत्र बहाल हो जाती है। महत्वपूर्ण यौन प्रजनन युग्मों के माध्यम से होता है, जो आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान से बनते हैं। यह भिन्नता का कारण बनता है और
जो एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश में अनुकूल होने का एक विशेष आवश्यक है। इसके अलावा इसका कारण है कि यह हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार है। आवृत्ति बीजों पौधे में यौन प्रजनन एंजियोस्पर्म, ये वाला इसमें से आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, एक फूल में 4 चक्र होते हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुष्पकेसर और स्त्री केसर। ठीक, एक फूल में 4 चक्र होते हैं, जैसे बाह्यदल, ये तो पढ़ ही लिया। फूल एक लिंगी, नर या मादा दोनों के साथ। पपीता मतलब कई एक लिंगी होते हैं, कई 2 लिंगी होते हैं। ठीक है, ये भी होता है कई बार। तरबूज का उभयलिंगी होता है, तरबूज में नर मादा वो दोनों होता है। स्त्री केसर और पुंस केसर और स्त्री केसर दोनों के साथ। हिबिस्कस सरसों होते हैं। बाह्यदल फूल की कली अथवा में रक्षा करता है और पंखुड़ियां वाहकों के आकर्षक में मदद करती हैं। इसके अलावा फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध, मरकंद आदि होते हैं, जैसे कीट मटंगों को आकर्षित करने के लिए सेंट वेंट ये छिड़कते रहते हैं। पुष्पकेसर में तनु के शीर्ष पर ये परागकोश होता है, जो परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के परागण जिसमें नर युग्म होते हैं छोड़ते हैं। स्त्री केसर एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है और मादा प्रजनन अंग होता है। इसके 3 भाग हैं। निचला भाग जिसमें अंडाशय होता है, जिसके अंडाणुओं में मादा युग्मक होता है। दूसरा पॉइंट है मध्य भाग वर्तिका होता है। ये वर्तिका मध्य, ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग, या तीसरा भाग। ठीक है, शीर्ष पर चिपाचप वर्तिकाग्र परागणों द्वारा निर्मित नरबीज कोशिका डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, जो एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप से रहा है, ये दे ही रहे हैं इस हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 1, 2, 3। सोचो और जवाब दो। इनको जवाब दो भैया, जवाब दो इनको। ठंड में कुछ पौधों में सुगंध और मरकंद क्यों होता है? ताकि भाई उनका प्रजनन अच्छे से हो सके। ठीक है, फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध, मरकंद आदि होते हैं, जिसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो फूलों का जो आपका प्रजनन होता है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। काय के प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। ठीक है, जो बीज नहीं उगा सकते। ठीक है, लाभ, जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे विकसित होते हैं, या जिनके बीज नहीं होते उन पौधों को विकसित किया जा सकता है। गन्ना, गुलाब या अंगूर के पौधे उगाने में लाभ मिलता है। हानि, मूल पौधे के रोग संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं, जो पौधे में वो इसमें आ जाएंगे। मूल पौधे का आनुवांशिक संतति में रहते हैं, जो मूल पौधे में जो गड़बड़ी पाई जाएगी वो आपके नए पौधे में वही समस्या होती है। अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो दिक्कत चलती रहती है दोनों वाले पौधों में। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे दोनों का आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, बंद डिब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है? फंगस के लिए अंधेरा कायम रहे ऐसी स्थिति होनी जरूरी है। अधिकांश कवक या फंगस बीजाणु बनकर प्रजनन करते हैं, पानी की कमी होने पर भी जीवित रहते हैं, पर अलैंगिक विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रत्येक टुकड़े एक अलग जीव बनाते हैं। ठीक, तो इनको बंद में रखो, खुले में रखो। ठीक है, उतना खास फर्क इन पर नहीं पड़ता, इन्हीं प्रकाश की रोशनी भी नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे आपका ये चीजें समाप्त हो जाती है। और जो इनका था लैंगिक जनन, ये भी खत्म हो गया, और लैंगिक वाला वो भी खत्म हो गया। तो वर्कशीट 66 यहाँ समाप्त हो जाती है। माई सीपीसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।